अस्सलाम वालेकुम। अल्सरेटिव कोलाइटिस, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, यानी पेशेंट की जो बड़ी आंत है उसको ये मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को अक्सर मोशन रहते हैं या उसके मोशन के अंदर खून आता रहता है और ऐसा ऐसा मरीज का वजन भी कम होता रहता है और बाद में बड़ी आंत के कैंसर होने के चांस भी होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो 4 से 5 सिस्टम बताऊंगा जिसको ये आंतों के अलावा अफेक्ट करती है और बहुत से लोग इससे अनअवेयर होते हैं। उसमें पहले नंबर पे आता है जिगर, लीवर को ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। हमारे जिस्म के अंदर जो लीवर है उसके अंदर फैट की डिपोजिशन अल्सरेटिव कोलाइटिस का बहुत ज्यादा रोल है और बहुत ज्यादा फैटी लीवर के मरीजों में देखा गया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उनकी रीजन है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट ये लोग करवा लेते हैं तो इनका जो फैटी लीवर है वो वाला मसला उनका हल हो जाता है, यानी वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर उस फैटी लीवर की वजह से उनको सिरोसिस हो गया है, यानी जिगर सुकड़ाव का शिकार हो गया, तो फिर वो इरिवर्सिबल होता है, उनका जिगर दोबारा वैसे ठीक नहीं हो सकता। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि ये जो हमारी वहाँ की डक्ट्स हैं, जो हमारे जिगर के अंदर या जिगर से बाहर जो नालियां होती हैं, बाइल डक्ट्स जिनको बोलते हैं, उनमें प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस करवाता है, यानी वहाँ सिकुड़ाव, वहाँ सोजिश करवाता है। और ये 40 to 60% लोगों के अंदर ये कॉमन है। जिन लोगों को प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस होती है उनमें अल्सरेटिव कोलाइटिस 40 to 60% चांसेस है कि उनके अंदर वो भी हो सकता है। उसकी वजह से ये देखा गया है कि उसकी वजह से पहले तो वो बाइल डक्ट को डैमेज करता है, उसके बाद उसके अंदर बाइल डक्ट का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। वैसे बाइल डक्ट का जो कैंसर होता है वो ओल्ड एज के अंदर होता है, यानी मोर देन 60 to 70 ईयर्स के लोगों में होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो 20 ईयर्स पहले यानी यंग एज के अंदर उनको बाइल डक्ट का कार्सिनोमा होने के चांसेस हैं। नंबर 3 आता है कि इसमें आर्थराइटिस, यानी हमारे जोड़ों को ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करती है। जिन लोगों के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है तो वो हमारे जोड़ों की सोजिश बहुत ज्यादा देखी गई है। एक साइड का घुटना हो गया, एक साइड का हमारा एंकल जॉइंट हो गया, उनकी सोजिश और उनमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। और जैसे ही इनका अल्सरेटिव कोलाइटिस का ट्रीटमेंट होता है ये वाला मामला उनका रिवर्स हो जाता है, यानी उनका जोड़ों का मामला हल हो जाता है, जो कि वैसे हल नहीं हो रहा होता। अगर वो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनसे भी उनका मसला हल हो जाता है, या फिर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अगर वो अपनी कोलोन को अपनी सर्जरी से रिमूव करवा देते हैं तब भी उनका आर्थराइटिस वाला मसला जो है वो हल हो जाता है। अब आते हैं दो बहुत ही अहम जो सिचुएशन है इसमें। एक में होता है पायोडर्मा गैंग्रेनोजम। वो ये होता है कि ये जो हमारी शिन होती है, हमारे घुटने के नीचे जो टांग होती है, यहाँ अल्सर बनते हैं। पहले वो रेज पेप्यूल बनते हैं, फिर उनके अंदर और इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, बाद में ये जख्म बनना शुरू हो जाते हैं और ये नॉन हीलिंग अल्सर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं। और बहुत से लोग इसका ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। हालांकि जब तक प्राइमरी डिजीज आप ठीक नहीं करेंगे उसके अल्सरेटिव कोलाइटिस तो इसके ये जख्म ठीक नहीं होते। इसके अलावा अरेथेमा नोडोजम बनते हैं, वो भी इन लोगों के अंदर है, वो भी शिन के ऊपर बनते हैं, लेकिन वो सबक्यूटेनियस फैट के अंदर जो है वो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और रेड या ब्लू किस्म के ब्रोजेस आपको नजर आते हैं जो कि स्वेयरली पेनफुल होते हैं। जब आप अपनी प्राइमरी डिजीज को ठीक करवाते हैं तो आपका अरेथीमा नोडोजम और पायोडर्मा गैंग्रेनोजम जो है वो काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अरेथीमा नोडोजम इसके अलावा और भी बहुत सी इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर बनते हैं, लेकिन पायोडर्मा गैंग्रेनोजम एक्सक्लूसिवली जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट के अंदर बनता है। और जब उनकी प्राइमरी डिजीज ट्रीट होती है तो उनका वो वाला मसला भी हल हो जाता है। थैंक यू सो मच।